अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वाधीनता संग्राम का 1920 से 47 का भाग द्वितीय। उसमें हम विशेष रूप से बात करेंगे असहयोग आंदोलन और उसकी प्रगति की। अभी तक हमने बात की रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की। सरकार ने रोलेट एक्ट और पंजाब की गलतियों को ठीक नहीं किया और मुसलमानों को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया तो महात्मा गांधी एक सहयोगी से असहयोगी बन गए। जब असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया तब उन्होंने न्यायालय में उन कारणों का उल्लेख किया जिनसे वे असहयोगी बने। उन्होंने कहा, सर्वप्रथम मुझे आघात रोलेट एक्ट से लगा जिसका निर्माण जनता की स्वाधीनता का अपहरण करने के लिए किया गया था। मुझे अपने अंतरात्मा की ओर से प्रेरणा मिली कि इसके विरुद्ध मुझे आंदोलन करना चाहिए। तदंतर मेरे समक्ष पंजाब के अत्याचारों का नग्न तांडव उपस्थित हुआ। जलियांवाला बाग का कत्लेआम, निर्दोष व्यक्तियों को पेट के बल पर चलने का आदेश, खुलेआम कोड़े लगाना तथा इस प्रकार के अन्य अपमानजनक और तिरस्कृत अत्याचारों ने मेरे हृदय को एक विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न करने दी। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के धृष्टतापूर्ण रवैये का पूरी तरह ज्ञान हो गया और जब बताया तो उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया और भारतीय मुसलमान भी गांधी जी के साथ हो गए। अतः सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पहला, सरकारी उपाधियां और अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। जिन संस्थाओं में लोग नामजद हुए वे इस्तीफा दे दें। सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लें। तीसरा, सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए तथा भारतीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की जाए। वकीलों और मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी झगड़ों के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। कौंसिल के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लें और यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट न दें। सैनिकों, क्लर्कों और मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया जाए और विदेशी माल और शराब का बहिष्कार किया जाए। गांधी जी के इस प्रस्ताव का देश बंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी बेसेंट ने विरोध किया और आरोप लगाया कि कार्यक्रम का सारा झुकाव एक तंत्र और व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। लेकिन महात्मा गांधी ने मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास करवा लिया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसमें असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई तथा असहयोग कार्यक्रम में 3 बातें और जोड़ दी गई। सरकार को कर की अदायगी न की जाए, विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए और हाथ की कताई और बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि यदि संभव हो तो स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त किया जाए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया तथा लोगों ने इस आंदोलन में भाग लेने तो प्रोत्साहित किया। गांधी जी का ऐसा जादू चला कि हजारों लोग गांधी जी के साथ हो गए और कई लोगों ने अपनी उपाधियां वापस लौटा दी। कुछ वफादार लोगों ने वहां झगड़ा हो गया और हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया गया। गांधी जी ने हिंसात्मक साधनों की घोर निंदा की। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी और उनकी गोलियां समाप्त हो गई तब वे भागकर थाने में छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने आग लगा दी और जिसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, 21 पुलिस के सिपाहियों और भवन जलकर राख हो गए। गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, अतः गांधी जी ने तुरंत की घोषणा कर दी और अचानक आंदोलन स्थगित हो जाने के कारण अनेक नेताओं ने गांधी जी की तीव्र आलोचना की और कुछ समय के लिए गांधी जी अलोकप्रिय हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेज सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह फैलाने के आरोप में उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा दी, किंतु 3 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को छोड़ दिया गया।
अब हम बात करेंगे आंदोलन की असफलता क्यों हुई। गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। डॉक्टर एम.एस. जैन के अनुसार गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित किए जाने का अभिप्राय उनकी असफलता स्वीकार करना था। वस्तुतः यह आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं रहा। इसका कारण आंदोलन में कुछ कमियां थी जो कई थी। 1920-21 में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। कांग्रेसी सदस्यों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया, किंतु वफादार और नरम दल के लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से रोका नहीं जा सका। फलस्वरूप वफादार और उदारवादी चुनाव जीत गए और कांग्रेसी नेता विधानमंडलों में नहीं जा सके। अतः विधानमंडलों के बहिष्कार से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा, गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने जेल में रहते हुए भी इस कार्य की आलोचना की। वस्तुतः उस समय यह आंदोलन समाप्त किया गया जब यह सफलता के निकट पहुंच चुका था। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न भी अपना प्रश्न बना लिया। यह प्रश्न ऐसा था जिसमें स्वयं तुर्की के मुसलमान रुचि नहीं रखते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रश्न को गौण माना जाता है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय आंदोलन की संकीर्णता की ओर ले जाकर सदैव राष्ट्रीय आंदोलन को क्षति पहुंचाती है। मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को नहीं समझा। अतः अचानक आंदोलन समाप्त होने पर मुसलमानों ने यह प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों के लिए मुसलमानों को बेवकूफ बनाया था। इससे देश में उत्तेजना फैल गई और सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। अंग्रेज सरकार का दमन चक्र इतना तेज था कि उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना कठिन था। अतः तीव्र दमन चक्र के घेरे में आंदोलन का गतिशील रहना संभव नहीं था। हम आंदोलन के महत्व की बात करें तो इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई और स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। पहली बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की नीति का परित्याग कर ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर ली। इससे पूर्व जनता सरकार की आलोचना करने से डरती थी, किंतु अब जनता निर्भीक हो गई और जेल जाना देशभक्ति का चिन्ह समझा जाने लगा। स्वराज्य शब्द बच्चे बच्चे की जुबान पर सुनाई देने लगा। महात्मा गांधी ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार हाथ में लिया, उससे अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। शांत सत्याग्रहों पर गोली अथवा लाठियां बरसाना घृणित समझा जाने लगा। इससे सरकार के विरुद्ध जनमत प्रबल हो गया और अंत में आंदोलनों के दौरान कांग्रेस ने अनेक रचनात्मक कार्य किए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना, विदेशी माल के बहिष्कार से आर्थिक शोषण की नीति में रुकावट पैदा हो गई और राष्ट्रीय विद्यापीठों से देशभक्त निकलने लगे और स्वदेशी माल को अपनाने से हजारों बेरोजगार जुलाहों को काम मिल गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा, 1921 के वर्ष ने देश को निस्संदेह एक सुव्यवस्थित पार्टी संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और वह भी मुख्य रूप से बातचीत करने वाली केवल संस्था मात्र थी। महात्मा जी ने इसे नया विधान दिया और देशव्यापी बन गया। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित कर दिया और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाए जाने लगे और एक जैसी नीति निर्धारित की जाने लगी और एक जैसी विचारधारा हर जगह दिखाई देने लगी। अंग्रेजी भाषा का कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर खादी सभी कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई। धन्यवाद। इसमें इतना ही।